इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं साख। ये अर्थशास्त्र की भाषा है। साख का क्या अर्थ होता है? तो हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, इसको हमको पूर्ति करनी होती है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हमको जो प्राप्त आमदनी है उससे नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हमको बैंक से या कोई सोसाइटी है, कोई वित्तीय जो काम करता है, सोसाइटी जो कर्ज लेने देने का काम करता है, उससे हमको ऋण लेना पड़ता है। तो कोई भी बैंक या सोसाइटी हमको ऋण या उधार ऐसे ही प्रदान नहीं करती है। वो हमको ऋण या उधार तब देती है जब वो हमारी साख देखती है। साख मतलब ये होता है, साख का अर्थ होता है पोजीशन। हमारी वित्तीय आर्थिक स्थिति किस प्रकार से है। माना कि यदि कोई व्यक्ति महीना में 5,000 कमा रहा है और वो बैंक में जा कर के या कोई भी वित्तीय संस्था है वहाँ जा कर के 10 लाख का ऋण मांगेगा तो उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसकी पोजीशन उतनी नहीं है। उसी को यदि एक व्यक्ति महीना का 50,000 कमा रहा है तो उसकी पोजीशन को देखते हुए उसको 10 लाख का ऋण आराम से मिल जाएगा। तो साख मतलब सिंपल भाषा में है पोजीशन, हमारी वित्तीय क्षमता का आकलन, कुल मिलाकर हम कितना कमाते हैं। इसी को देखकर ही बैंक या कोई सोसाइटी है ये हमको ऋण देती है। ऋण वो हमको फ्री में नहीं देती है। ऋण के बदले हमको बैंक या सोसाइटी को ब्याज देना पड़ता है, और ब्याज जब हम पूरा चुकता करते हैं तभी फिर हमारा वो ऋण पूरी तरह से माफ़ होता है। तो इन्हीं सब ऋण या ऋण जैसी परिस्थिति को हम साख कहते हैं। यानी जो बैंक या वित्तीय संस्था हमको ऋण देती है, ये ऋण क्यों देती है? तो हमारी वित्तीय क्षमता का आकलन करके, ऋण जैसी परिस्थिति, इसी परिस्थिति को हम कहते हैं साख, जिसको देख करके बैंक या कोई वित्तीय संस्था हमको ऋण प्रदान देती है। साख हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हमारी साख से हमारी वर्तमान और भविष्य में कई प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। लेकिन कभी कभी ऋणदाता को कर्ज जाल से भी भुगतना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। हम 2 उदाहरण देते हैं जिसमें एक व्यक्ति ऋण लेकर के उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, और एक व्यक्ति जब ऋण लेता है तो कर्ज जाल में फंसते चला जाता है। तो पहला उदाहरण में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, नरेश नाम का मान लो, वो किराए के मकान में रह रहा है, अपनी मकान बनाना चाहता है, लेकिन उसकी मासिक आमदनी इतनी है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ले रहा है, थोड़ा बहुत पैसे ही बचा लेता है, लेकिन इतना अधिक नहीं है कि इकट्ठा 10 लाख वो जमा करे। और मकान बनवाने के लिए उसको 10 लाख की आवश्यकता है। तब वो क्या करेगा? बैंक से वो ऋण लेता है। बैंक से ऋण पूरा फॉर्मेलिटी पूरा करके लेगा, जैसे अपने मकान जो ज़मीन है उसका कागज़ दिखाएगा, रजिस्ट्री हुआ है कि नहीं हुआ है, डाइवर्सन है कि नहीं, सब पूरी प्रक्रिया है। उसके बाद जब सब अपना सैलरी स्लिप भी देगा, सब जब क्लियर हो जाएगा, फिर उस व्यक्ति को ऋण मिल जाएगा। ऋण लेकर के वो अपना भवन निर्माण का कार्य शुरू करता है, और भवन निर्माण कार्य में जो भी सामग्री है उस ऋण से वो पूरा करता है। जैसे जैसे उसके भवन बनते जाते हैं, बैंक से उसको किस्तों में ऋण प्राप्त होना शुरू होता है, और अंत में जब 1-2 साल में उसका भवन बनकर तैयार होता है तो बैंक से उसको पूरी 10 लाख की ऋण प्राप्त हो चुकी रहती है। इसके एवज में बैंक क्या करता है? उसका जो ज़मीन का कागजात है वो बैंक अपने पास गिरवी रखता है। हर महीना किस्तों में वो व्यक्ति बैंक को
ऋण अदा करता है, ब्याज सहित रहता है वो किस्त जो बना रहता है। और 10 साल के बाद जब वो पूरा ऋण बैंक का चुकता कर देता है तो फिर उसको जो उसका कागजात है वापस मिल जाता है। और इस प्रकार उस व्यक्ति का अपना घर होता है, वो किराए के मकान से मुक्ति पा जाता है। तो उसकी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और भविष्य की आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाती है। तो इसमें इसको फ़ायदा होता है ऋण लेने से। लेकिन दूसरी ओर हम एक और उदाहरण देखते हैं कि एक गरीब किसान है, वो किसी सोसाइटी से ऋण लेके रखा हुआ है, फसल किया, फसल बोया, उसके बाद जब फसल लगा बोने समय वो क्या किया, ऋण लिया बीज के लिए और अन्य भी और जो खेती किसानी में लगता है उसके लिए ऋण लिया। अब जैसे ही फसल थोड़ा बड़ा होता है उसमें कीट लगना शुरू हो जाता है, तो कीटनाशक दवाई लेने के लिए फिर उसको ऋण लेना पड़ता है। अब वो कीटनाशक दवाई का अपने खेतों में छिड़काव करता है। इसके बाद भी वो कीट नष्ट नहीं होते हैं और उसका फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब दूसरी बार फिर मानसून आता है, फिर वो पूरी प्रक्रिया दोहराता है। तो इस प्रकार क्या है, वो लगातार कर्ज लेने से एक कर्ज को छूट नहीं पाता, दूसरे कर्ज में डूबते चले जाता है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है कर्ज जाल। तो कई बार ऋण से व्यक्ति फायदे में रहता है और कई बार ऋण लेने से व्यक्ति नुकसान में रहता है। तो ये दो फायदे होते हैं ऋण लेने की। और अब हम देखते हैं ऋण की शर्तें। इसमें एक प्रश्न है, इसको आप देख सकते हैं, असाइनमेंट में हो सकता है आ भी जाए, कि जो स्वप्न नामक पुस्तक में दिया, छोटी किसान है स्वप्ना, इसका स्वप्न का ऋण बड़ी रकम कैसे बन जाता है। तो एक कर्ज जाल के कारण एक बार ऋण ली, कीटनाशक दवा के लिए ली और इस प्रकार वो कर्ज जाल से फंसती जाती है। फिर दूसरा है, ये गणित वाला है कि एक व्यक्ति ज़रूरत के समय 10,000 रुपये का ऋण 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से ले तो उसे 1 वर्ष के बाद कितने रुपये देने होंगे, इसको आप निकाल लेना। फिर स्व सहायता समूह गिरवी रखने के शर्त को कैसे संभाल पाते हैं। जो महिला स्व सहायता समूह है इसको आप पता कर लेंगे कि वो गिरवी ऋण लेते हैं गवर्नमेंट से, सरकार बैंक से, तो किस प्रकार से वो ऋण लेते हैं, उसकी क्या क्या शर्तें होती हैं। अब हम देखते हैं ऋण की शर्तें। ऋण की शर्तें कौन कौन सी होती हैं। बैंक किसी भी व्यक्ति को एकाएक ऋण नहीं देता है। बैंक किसी भी व्यक्ति को एकाएक ऋण नहीं देता है, वो कुछ शर्तें रखता है। कौन कौन सी शर्तें। तो पहली शर्त ये होती है कि ऋण में ब्याज दर निश्चित की जाती है, जिसको जो कर्जदार है मूल रकम सहित उसको चुकाना पड़ता है। यानी बैंक से जैसे हम ऋण लेते हैं तो जितना भी ऋण लेंगे बैंक जो तय करेगा कि हमको 5%, 6%, 8% यदि ब्याज देना है तो ब्याज हम देंगे और मूलधन सहित हमको ऋण जो है बैंक को चुकाना पड़ता है। ये इसकी पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि उधारदाता कोई चीज़ गिरवी रखकर ऋण ले सकता है। जैसे बैंक में हम उदाहरण देखे थे नरेश का कि जब वो बैंक से ऋण लिया घर बनाने के लिए तो अपना घर गिरवी रखा था। उसी प्रकार से हम कई प्रकार से और ऋण ले सकते हैं। जैसे हमारे पास सोना है, एक विज्ञापन आता है ना अमिताभ बच्चन वाला गोल्ड लोन, तो हमारे पास सोना है तो सोने को गिरवी रख के हम ऋण ले सकते हैं। उसी प्रकार कोई व्यक्ति खेत है उसको रख के उसको गिरवी रख के वो ऋण ले सकता है। तो ऋण लेने के लिए हमको अपनी भूमि है, संपत्ति है, सोना चांदी है, इसको गिरवी रख के ऋण प्राप्त कर सकते हैं। और यदि मान लो ये गिरवी इसलिए रखा जाता है कि यदि कोई ऋणदाता बैंक का ऋण नहीं चुका पाता है, किसी भी व्यक्ति का ऋण, जो सोसाइटी है मान लो वो उससे यदि वो ऋण लिया है तो यदि वो ऋण नहीं चुका पाता है
तो जिसके पास वो अपना भूमि संपत्ति सोना चांदी गिरवी रखा है उसको बेच करके वो अपना ऋण जो है वापस दे देता है। इसीलिए ऋण देने के लिए संपत्ति का रखना बहुत आवश्यक होता है। तो ऋण की शर्तें जो है ये बैंक में खास करके कम ब्याज होती है, सरल होती है, अनुकूल होती है। इसको आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे। लेकिन इसी को हम कोई साहूकार से लेते हैं जो प्राइवेट अपना ऋण देता है तो उसका ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये ऋण देने की शर्तें हैं जिसको मान करके हम ऋण प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम है भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका। इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे।